देखिए, सबसे पहले इस वार को प्रत्यक्ष देखने से पहले इसके पस मंज़र को जानना होगा, इसके उस इतिहास को समझना होगा। और अफसोस कि इसको अगर अरब की दुनिया समझ लेती तो ये नतीजा नहीं होता। इसराइल का जब से वजूद है 1948 से, तो चूँकि ब्रिटिश ने इसराइल बनाया था, ब्रिटिश के अपने हित थे कि भाई उस मिडिल ईस्ट के अंदर एक ऐसा मुल्क भी हो जो हमारे इशारे पर काम करे। उसके लिए यहूदियों के ऊपर चूँकि ईसाइयों ने बहुत सारे जुल्म कर रखे थे, तो उसे खुश भी करना था, दोबारा उनको एक मुल्क भी गिफ्ट में देना था जिसकी तलाश में यहूदी भटक रहे थे। तो वो इसराइल एक सूटेबल लैंड था जिसको ब्रिटिश ने एक मुल्क के तौर पर तस्लीम किया 1948 में। धीरे धीरे इसराइल की ताकत बढ़ी। 2-3 जंगें जो इतिहास में बहुत मशहूर हैं, वो सारी जंगें हुई 80 के दशक से पहले। 70 के दशक के बाद पूरे गल्फ़ में इराक़ एक ऐसा मुल्क था जिसने अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ानी शुरू की। और 77-78 आते आते आलमी सतह पर यह बात सामने आई कि इराक़ भी जौहरी हथियार बना रहा, यानी एटमी हथियार बना रहा। बस ये बहाना था या हकीकत थी। 89 में इसराइल ने अचानक, जैसे ईरान पर अभी हमला हुआ, वैसे ही इराक़ पर अचानक 8 हवाई फाइटर जेट से हमला करता है और उसके सारे वो मामले को ठप कर देता, पूरा बगदाद वो तबाह कर देता। अब सवाल ये पैदा होता है, उसके बाद की जंगें आपको याद होगी, 91 वाली जंग, बहुराष्ट्रीय सेना हम लोग सुनते हैं, है कौन? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका, ये सब मिलकर एक बहुराष्ट्रीय सेना बनाई और 38 मुल्कों की सेना ने इराक़ पर हमला किया, ये कहकर कि इराक़ के पास एक केमिकल बम है। वो ऐसा केमिकल है कि वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा। पूरा इराक़ तबाह हो गया, कहीं केमिकल मिला नहीं। अब पिछले 1 दशक से ये हल्ला हो रहा पूरी दुनिया में कि ईरान भी जो है वो एटमी हथियार बना रहा। पूरी दुनिया लग गई इस चक्कर में कि ईरान को एटम बम बनाने नहीं देना। सवाल नंबर 1, क्यों नहीं बनाने देना? अगर ईरान का एटम बम किसी के लिए ख़तरा है तो अमेरिका का एटम बम किसी के लिए ख़तरा क्यों नहीं? रूस का एटम बम किसी के लिए ख़तरा क्यों नहीं? ब्रिटेन का एटम बम किसी के लिए ख़तरा क्यों नहीं? चाइना का एटम बम ख़तरा क्यों नहीं? और ख़ुद इसराइल जो एटम बम बनाए हुए वो ख़तरा क्यों नहीं? सिर्फ ईरान का ही एटम बम क्यों ख़तरा हो जाएगा? सवाल है। तो दुनिया की ये जो नई पॉलिसी है, जिसमें किसी को भी निमला के जोरू सबकी भौजा है, गरीब मुल्क मिला सब मिलके चढ़ गए, नहीं तुझे नहीं बनाने दूंगा, मैंने बना रखा, तुझे नहीं बना दूंगा, तू बना लिया तो ख़तरा हो जाएगा। अच्छा, तू बनाया तो ख़तरा नहीं और ये बनाया तो ख़तरा। अब अमेरिका पिछले जब से फ़लस्तीन जंग शुरू हुआ, फ़लस्तीन और इसराइल, तो अमेरिका इस चक्कर में था कि फ़लस्तीन इसराइल जंग के बीचों बीच ईरान पर दबाव बनाकर ईरान से एटमी समझौता कर लिया जाए और वो इस प्रोग्राम से पीछे हट जाए। उसके लिए अनेकों प्रतिबंध, पूरा यूरोप से प्रतिबंध है ईरान का, 1 दशक से ज़्यादा हो चुका। आपको और व्यूवर को ये पता हो या नहीं, दुनिया का इकलौता देश ईरान है जो दुनिया की बड़ी आबादी उसका बायकॉट कर रखी है। उससे कोई आयात निर्यात नहीं है, कोई उससे लेन देन नहीं है, कोई साजो सामान नहीं है, कोई आवागमन नहीं है। इतने प्रतिबंध को झेलने के बाद भी ईरान ने अगर अपनी फौजी ताकत को बढ़ाया और ईरान एटम बम बनाने के करीब पहुंचा, तो अमेरिका के इशारे पर इजराइल ने रातों रात उस पर हमला कर दिया। जवाब ये पेश किया कि चूंकि एटम बम ये अगर बना लेगा तो मेरे लिए ख़तरा है, इसलिए हम बनाने नहीं देंगे। ये तर्क, आप मोटरसाइकिल ख़रीद लेंगे और मेरे सामने से गुजरेंगे इसलिए हम मोटरसाइकिल आपको ख़रीदने नहीं देंगे, ये तर्क सही है क्या? आप कार खरीद लेंगे और शान से मेरे सामने निकलेंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अरे पागल उगल है क्या? कहीं दुनिया में पागल खाने में जगह नहीं है खाली? ट्रंप को और नेतन्याहू को उसी पागल खाने में डाल के बांध के पीटे ना आदमी। ये कौन से लोग हैं भाई? कहाँ से आए, किस तरह का तर्क लेकर आते हैं? और हैरानी इस बात की है कि दुनिया के तमाम शासक जी हुजूर और यस हुजूर में लगे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ी हैरानी,
जो सऊदी अरब मुसलमानों का अपने आप को सेंटर मतलब मानता है कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का हम सेंटर हैं, सऊदी में जो आले सऊद अभी हुकूमत कर रही है, उसको ये अब तक समझ में नहीं आया कि अगर परमाणु बम तुम बनाओगे तो तेरा क्या होगा सलमान, तेरे साथ भी तो यही हरकत होगी जो सद्दाम के साथ हुआ, जो खामनेई के साथ हो रहा है, तो क्या सलमान के साथ वही नहीं होगा? और क्या ये जो खलीफा तुर्की का बना बैठा है रज्जब तैयब एर्दोगान, क्या उसके साथ ये नहीं होगा? क्या उसको कोई बख्श देगा? क्या सलमान को बख्श देगा क्या? और आज कहाँ बख्शे हुए? इतनी भी हिम्मत और जुरत नहीं है अरब के किसी मुल्कों में जो अमेरिका को सिर्फ ये कह दे कि मेरे मुल्क की ज़मीन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। ये सबसे हल्की सी बात बता रहा हूँ, मेरे मुल्क के ज़मीन का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो ईरान के ख़िलाफ़, इतना तो कहने की जुरत करो। हैरानी है मुझे, परेशानी है मुझे इस बात से कि जो लोग इस्लाम और ईमान की बात करते हैं, जो लोग सहाबा किराम और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की कहानियाँ सुनाते हैं, जो 313 की बात करते हैं, वो कहते हैं मैं अहले सुन्नत हूँ और अहले अरब हूँ। लानत है ऐसे मुसलमानों पर जिस मुसलमान में इतना भी राई के दाने के बराबर भी ईमान नहीं है कि कम से कम हक को हक बोल दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम गन निकालो, बंदूक निकालो, तलवार निकालो, नहीं, हक को हक बोल दो, गलत को गलत बोल दो। इतनी भी अगर औकात नहीं है, माफ़ करेंगे, आप मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हैं आप। ये ईमान का आखिरी दर्जा है कि वो हक को कम से कम हक तस्लीम कर ले। आज अमेरिका के इशारे पर सऊदी अरब की पाक सरजमीन से ईरान पर हमले हो रहे हैं। आपको पता है? नहीं पता है, नहीं चलाया जा रहा टीवी चैनलों पर। सऊदी अरब के अंदर जो बेसेस हैं अमेरिका के, जो फौजी अड्डे हैं अमेरिका के, वहाँ से थार के ज़रिए और दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम के ज़रिए ईरान के उस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जा रहा। जॉर्डन खुलकर, जॉर्डन अपने आप को कहता मैं आले रसूल का ख़ानदान हूँ। आप लोग को पता है? नहीं पता? हाशमी ख़ानदान है, दुनिया में इकलौता एक मुल्क है जॉर्डन जहाँ का शासक जो है वो सैयद है, हाशमी, इकलौता मुल्क है। वो कहता है मैं आले रसूल हूँ। मुझे हैरानी होती है कि क्या गया, क्या ये क़यामत की निशानियाँ? जॉर्डन खुलकर इसराइल के साथ खड़ा है, खुलकर। तेरा क्या हो रहा भाई? तुझे क्यों परेशानी है ईरान से? ईरान ताकतवर हो रहा है तो तुझे परेशानी, और बगल में इसराइल ताकतवर हो गया इतना ज़्यादा तो तुझे परेशानी नहीं? अरे कम से कम चुप हो जाता, डर से तू बंकर में घुस जाता, अपने मुल्क को लॉक कर देता, एयर स्पेस बंद कर देता, बैठ जाता आराम से कि मैं इसके साथ हूँ, नहीं इसके साथ हूँ, कम से कम इसमें सेफ्टी तो है। लेकिन नहीं, बयान आया जॉर्डन का कि मैं इसमें इसराइल के साथ हूँ। एक मुरट्ठा वाला जो यूएई है, जो मंदिर बनवाता फिर रहा, शेख अल तमीम वल खबीस, क्या नाम है उसका, ये कमबख्त भी बयान दे रहा, ये भी कि इसराइल के साथ, अमेरिका के साथ है। एक कतर मुल्क है जो समझौता कराने का स्पेशलिस्ट है, वहाँ भी अमेरिका के बेसेज हैं। अभी हैरानी होगी, दुनिया इस बात को समझ नहीं पा रही है। इसराइल तो उठता है अपने क्या कहते हैं जेट को लेकर और सीधा ईरान पे गिराता और लौट के आ जाता, कोई रुकावट रास्ते में नहीं, सारा आसमान उसके लिए फ्री। लेकिन जब ईरानी मिसाइल चलता है, 8 रुकावटों को पार करके ईरानी मिसाइल आ रहा। पहले इराक में 3 बेसेज हैं अमेरिका के, वो तीनों बेस पर उसके रडार भी है और क्या कहते हैं वो तमाम जो हमले को रोकने वाली मशीनें हैं, थार वगैरह, वो सब हैं। उसको वहाँ पहले रोका जा रहा। 3 मुल्कों में टोटल 7 बेसेज हैं। 7 अमेरिकी बेस पर थार समेत दुनिया के आधुनिकतम वो मशीनें रखी हुई हैं जो हमलों को आसमान में ही डिस्ट्रॉय कर सकें। उसके बाद जॉर्डन पूरा मुल्क खड़ा है, पूरा आसमान ईरान के ख़िलाफ़ खड़ा है। जॉर्डन जो उसका पड़ोस में, चूँकि वो मिसाइल आने का रास्ता ही वही है जिसमें जॉर्डन है। इन तमाम को भेदता हुआ और इसराइल का वो मशहूर ज़माना आयरन डोम, उसको भी तार तार करता हुआ पिछले 4 दिनों से ईरान ने जो हमले किए हैं, इस हमले की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। सलाम है ईरान के उन फौजियों और बहादुरों को जिन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि रुकावटें चाहे जितनी हों,
जब सर पर कफन बांध लिया और अस्तित्व की लड़ाई में हम कूदे हैं तो हम टारगेट को हर हाल में हिट करेंगे। आज तल अवीव, हाइफा और इसराइल के वो बड़े बड़े शहरों की तस्वीर देख लें आप, जरी सी तस्वीर देख लें। गाज़ा जैसा मंजर बनाकर रख दिया ईरान ने। ईरान को भी नुकसान है, कोई बात नहीं है, ईरान को तो नुकसान होना ही होना था, इसलिए कि ईरान के साथ जहां अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इन तमाम ताकतों के साथ इसराइल हमला कर रहा है, वहीं आस्तीन के सांप सऊदिया, यूएई, अबू ज़हबी, बहरीन, कतर और जॉर्डन जैसे और सीरिया जैसे मुल्क की जो है पुष्टपनाही भी साथ में शामिल है। ये सब कुछ होने से पहले लोग फॉरेन पॉलिसी को नहीं समझते हैं। कई बार मुझे हमारे लोग कहते हैं कि आप फॉरेन पॉलिसी की इस तरह की बात करते हैं। सीरिया में जो तख्ता पलट हुआ इस खलीफा ने करवाया, जो नाम निहाल खलीफा है बगैर दाढ़ी वाला, तुर्की का रज्जब तैयब एर्दोगान, इसने पूरी ताकत लगाकर अमेरिका से मिलकर बशर अल असद की सरकार को गिराया। वो एक ऐसा ब्लॉक था सीरिया ईरान के लिए कि आज अगर बशर अल असद होते, आज सीरिया में अगर अमेरिका का पिट्ठू सरकार ना होता, जिसे एक कठमौलवी, भारत के भी कठमौलवी, शेर सुन्नियों का फना और सरकार आ गई और वो मुजाहिद आजम, अरे नहीं, शैतान आजम है ये अमेरिका का औलाद है जो वहाँ बशर अल असद को ऐसे मौके पर गिराकर, मुझे जंग सिफ़ैन भूलना नहीं, जब हज़रत मुआविया और हज़रत अली में जंग था, क्या वो हमारे लिए आइडियल नहीं हो सकता? आज आपको ज़रूरत थी कि बशर अल असद को आज ही ख़त्म करना। ये जिस दिन बशर अल असद की सरकार गिरी थी उसी दिन मैं समझ गया था कि अगला निशाना अब ईरान है, ज़मीन तैयार हो चुकी है। अगर सऊदी को ज़रा भी शर्म है, सिर्फ यमन सौंप दे हूतियों को, आज भी हूती मुकाबला कर लेंगे। लेकिन सऊदी तो रोज़ मिसाइल हूतियों पर मार रहा, हूती और सऊदी में रोज़ पंगा चल रहा। सऊदी का रिश्तेदार उसका बहनोई है कि साला है वो, जो यमन का बादशाह है, इन्हें बादशाहत चाहिए। अच्छा, ईरान में ये सेकुलर हुकूमत देखना चाहते हैं, वाह रे सऊदी वाह, तू तो बादशाहत करेगा। और ईरान में इस्लामी जमहूरिया ईरान है जहाँ वोटिंग होते हैं, वहाँ वोटिंग भी नहीं और मॉडर्न चाहिए इनको। वाह जी वाह, इनको इसराइल जैसी हुकूमत चाहिए। इतने मतलब बेगैरत ये सऊदी के लोग, अरब के लोग हैं, हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था। मैं कैमरे पर आज एक ऐलान करता हूँ, जब तक ये आले सऊद अरब के अंदर रहेगा मैं कभी हज उम्रा पर नहीं जाऊँगा। मुबारक हो जिनको जाना हो जाएं। इस आले सऊद के रहते हुए अरब की सरजमीन पर पैर रखना मैं समझता हूँ इस्लाम की तौहीन है। ये बदतमीज़ लोग हैं, बददीन लोग हैं, ये मुनाफिकीन हैं जिनके खून में कहीं भी ईमान दौड़ नहीं पा रहा, वरना आम रिक्शा चलाने वाला मुसलमान भी कह रहा कि गलत हो रहा, और वो जो है उस गलत के साथ पर्दे के पीछे से खेल कर रहा और दुनिया खामोश है। पूरे दुनिया के मुसलमानों को खाने काबा को बचाने के लिए, बैतुल मुक़द्दस को बचाने के लिए खुद खड़ा होना होगा और इन मुनाफिकों को वहाँ से हटाना होगा। पहले सऊदी अरब की हुकूमत को हटाया जाए, फिर बाद में दुनिया के किसी और मुल्कों की बात की जाए। इस पूरे विवाद की जड़ सऊदी अरब है। वो नहीं चाहता इराक़ मजबूत हो, इराक़ तबाह हो गया। वो नहीं चाहता सीरिया मजबूत हो, सीरिया तबाह हो गया। वो नहीं चाहता ईरान मजबूत हो, ईरान को भी अब तबाह किया जा रहा। और सुन लो, वो ये भी नहीं चाहता कि तुर्की मजबूत हो। किसी दिन तुर्की का भी नंबर लगवाएगा, लेकिन बेटा जब सबका नंबर लगा दोगे तो तुम्हारा क्या होगा? या तो तुम गुलाम बनोगे, पूरी तरह से नतमस्तक हो जाओगे, अमेरिका के पांव में पड़ जाओगे, वरना फिर तुम्हारी हुकूमत तुमसे छीन ली जाएगी। दो ही रास्ते तुम्हारे पास बचेंगे। बेवकूफ़ी की हरकत ना करो। ज़िंदगी तुम्हारे बाप दादा भी चले गए, शाह फैसल भी चले गए, शाह सऊद भी चले गए, तुम भी चले जाओगे। तारीख़ को नहीं मिटा पाओगे, दुनिया याद करेगी। तुम्हारी मुनाफिकाना हरकत की वजह से ये पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टर्ब हुआ है, डिसबैलेंस हुआ है, और एक शैतान पूरे मिडिल ईस्ट को अपने शिकंजे में ले रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो। ये बहुत गलत हो रहा। इसलिए फिर मैं एक बार दुआ करता हूँ अल्लाह से, जंग बंद हो। जंग कहीं भी अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती, लेकिन ईरान के सैनिकों को सलाम करता हुआ यह अपील करता हूँ कि ईरान के सैनिकों, आप कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना।
ईंट का जवाब पत्थर से ज़रूर देना, चूँकि ऐसे मुल्कों के लिए आपको लड़ना ही पड़ेगा।